चलो बच्चों, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या है? सॉलिड स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं। तो अभी तक हम लोग जो क्रिस्टल्स की बात किए तो हमने एक बड़ा ही आइडियलिस्टिक बिहेवियर देखा। तो रियलिस्टिकली देखें तो वैसा आइडियल बिहेवियर होता नहीं है, तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो वही गड़बड़ियों को हम डिफेक्ट्स कहें या इम्परफेक्शन कहें, एक ही बात है। तो क्रिस्टल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इम्परफेक्शन है, वो दरअसल इस लेक्चर में हमें पढ़ना और समझना है। चलो, तो कोई भी सॉलिड जो है बच्चों, वो बहुत सारे क्रिस्टल से मिलके बनता है, और उन क्रिस्टल्स में ही क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात हम पहले से भी जानते हैं, एक बार चलो और लिखते हैं। तो अ सॉलिड is composed of a solid is composed of a large number of crystals, full stop. These crystals have defects in them, और उन्हीं क्रिस्टल्स में क्या होती हैं, ये गड़बड़ियां होती हैं, डिफेक्ट्स कह लें या इम्परफेक्शन कह लें। तो अगर ये जो डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड है या क्रिस्टल डिफेक्ट्स, इसकी अगर डेफिनेशन की तरह इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली ढंग से लिखा जाए, तो देखो कैसे लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ये जो अपने क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स are basically irregularities। ये क्या होते हैं बच्चों? irregularities oblique deviations from ideal arrangement of constituent particles in a crystal। तो क्या हुई भाई? बात हुई कि जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं, इसका बेसिक मतलब क्या है? तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हो गया irregularities oblique deviations from ideal arrangement of constituent particle in a given crystal। तो this is called crystal defect। अब बच्चों, ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं सॉलिड के, कई तरह के होते हैं। तो अब हमारा काम ये है कि हम बारी बारी से समझें कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं और कितने तरह के होते हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है ना। सो लेट्स डू दैट पार्ट ऑल्सो। अब हम लोग करते हैं कि जो डिफेक्ट्स हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ये कितने तरह के हो सकते हैं। ये बच्चों जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं, इन्हें मेनली हम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि कॉपी के बीचों बीच में लिखना होगा क्रिस्टल डिफेक्ट्स, और उसके 3 ब्रांचेस निकाल देने होंगे, है ना, क्योंकि 3 कैटेगरी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें क्या कर देना होगा, उसके 3 ब्रांचेस खोल देने होंगे। देखो यूं इस तरह से एक चार्ट जैसा बना लेते हैं, और उसमें तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं किसका क्या मतलब है। सो यहाँ पहला लिखेंगे, यहाँ बच्चों दूसरा करेंगे, और यहाँ पर तीसरा करते हैं। ओके, तो ये हो गए तीनों क्रिस्टल डिफेक्ट्स।
तो जो फर्स्ट क्रिस्टल डिफेक्ट अपने को पढ़ना रहता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। जो दूसरा क्रिस्टल डिफेक्ट होता है दैट इज लाइन डिफेक्ट, दैट इज लाइन डिफेक्ट। एंड द थर्ड डिफेक्ट इज प्लेन डिफेक्ट। तो जरा तीनों को समझो किसका क्या मतलब है। तीनों डिफेक्ट्स को एक एक करके थोड़ा समझते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट में ये जो पॉइंट डिफेक्ट है, फिर ये जो लाइन डिफेक्ट है, फिर ये जो प्लेन डिफेक्ट है, व्हाट डज दिस मीन, है ना। देखें किसका क्या मतलब है बच्चों। बहुत ही आसान है ये पूरा आर्टिकल क्रिस्टल डिफेक्ट्स का, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज यू कैन से ऑलमोस्ट कंक्लूजन, क्योंकि अभी तक हम पढ़े कि सॉलिड स्टेट में कैसी ज्योमेट्री रहती है, कैसी पैकिंग रहती है, क्या पैकिंग फ्रैक्शन रहता है, सब अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं। डिफेक्ट्स इज अ नेगेटिव टर्म। अब देखते हैं कमियां क्या होती हैं। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है, तो यहां जो पॉइंट है वो पॉइंट यूज किया गया है बच्चों एक लैटिस पॉइंट के लिए, या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए। उसके लिए हमने पॉइंट टर्म का यूज किया है, या उसके लिए पॉइंट टर्म का यूज किया जाता है। तो ये डिफेक्ट क्या होता है दरअसल कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में जो डेविएशन होता है आइडियल बिहेवियर से, दैट डेविएशन और दैट इरेगुलरिटीज इज एक्चुअली द पॉइंट डिफेक्ट, है ना। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अगर पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में लिखें तो हमें लिखना चाहिए कि irregularities ऑब्लिक डेविएशन, एक ही शब्द है बच्चों, मतलब शब्द अलग अलग है, मतलब एक ही है। आप irregularities या डेविएशन कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। irregularities और deviations from ideal arrangement around a constituent particle, अब आपको याद होगा कि सॉलिड स्टेट में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं बच्चों लैटिस पॉइंट, है ना, लैटिस पॉइंट। या जो लोकेशन जहां पर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन रहती है, दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। तो उस लैटिस पॉइंट से ही जनरेट हुआ पॉइंट डिफेक्ट। तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन या उसके लोकेशन में या उसके इर्द गिर्द जो भी गड़बड़ियां रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब बच्चों दूसरा आता है लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट क्या है? अब इफ वी ज्वाइन more than one lattice points, so we get a line of lattice point। तो कभी कभी क्या होती है कि गड़बड़ी पूरी लाइन में ही होती है, तो उस गड़बड़ी को बोल देते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेविएशंस। इरेगुलरिटी वर्ड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या आइडियल अरेंजमेंट, बिहेवियर वर्ड थोड़ा ठीक नहीं लगेगा यहां पर, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन entire row of lattice points, मतलब पूरी लाइन वहीं गड़बड़ी है, then you call it line defect। अब क्या होता है बच्चों, कई सारे लाइंस ऑफ लैटिस पॉइंट का जो ग्रुप होगा दैट बिकम्स अ प्लेन। तो अगर पूरे प्लेन में ही गड़बड़ी है तो वी कॉल इट प्लेन डिफेक्ट, है ना। तो सेम डेफिनेशन होगी, बस थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्लेन डिफेक्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? प्लेन डिफेक्ट का मतलब हुआ कि डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, deviations from ideal arrangement in entire plane, है ना,
इन एंटायर प्लेन ऑफ लैटिस पॉइंट, एंटायर प्लेन ऑफ लैटिस पॉइंट। तो जब पूरे प्लेन में ही गड़बड़ी हो देन यू कॉल इट प्लेन डिफेक्ट। तो ये बेसिकली 3 हिस्से हो गए क्रिस्टल डिफेक्ट के। पहला हो गया पॉइंट डिफेक्ट, चाहे तो चलो नंबरिंग भी कर देते हैं, क्यों ऐसा छोड़ा जाए। सो दिस इज द डिफेक्ट नंबर 1 विच इज पॉइंट डिफेक्ट, and this is our defect number 2, that is the line defect, and this is the plane defect. अब बच्चों पॉइंट डिफेक्ट, चूंकि ये सबसे बेसिक डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट जनरेट होगा तभी वो पॉइंट डिफेक्ट एक लाइन में पूरा एक्सटेंडेड रहेगा, देन यू कॉल इट लाइन डिफेक्ट। अब वो पॉइंट डिफेक्ट उस प्लेन के सारे लैटिस पॉइंट्स तक एक्सटेंडेड हो जाएगा, यानी कि कोई भी ठीक ठाक अरेंज नहीं है, सब में गड़बड़ी है, तब उसको हम प्लेन डिफेक्ट कह देंगे। तो ये लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट कोई नई चीज नहीं है बच्चों। ये जस्ट क्या है कि जब बहुत सारे पॉइंट डिफेक्ट हो, अगर वो एक लाइन में केवल नजर आ रहे हैं तो आप उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हो, अगर वो पूरे प्लेन में ही नजर आ रहे हैं तो आप उसको प्लेन डिफेक्ट बोल देते हो। तो इन क्रिस्टल डिफेक्ट्स में जो सबसे काम की चीज है या जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट। तो अगर पॉइंट डिफेक्ट समझ में आ जाए तो फिर इसमें तो कुछ है नहीं है, तो पॉइंट डिफेक्ट से ही डिराइव हुए। तो चलो जरा पॉइंट डिफेक्ट को समझें कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, है ना। मतलब लैटिस पॉइंट्स के अरेंजमेंट में कितने तरह की गड़बड़ियां पॉसिबल है। सो लेट अस सी। तो बात होती है पॉइंट डिफेक्ट्स की। तो पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली है क्या, वो तो डेफिनेशन पहले से ही बात समझ आ गई। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है वो तो समझ गए। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों, ये भी 3 कैटेगरी के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट भी 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो कौन कौन सी 3 कैटेगरी है देखें। तो पहले हम क्या करते हैं कि तीनों कैटेगरीज को लिख लेते हैं और फिर तीनों को क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एक करके समझते जाएंगे कि पॉइंट डिफेक्ट में वो जो 3 हिस्से हैं उन तीनों का अलग अलग मतलब क्या है ना, उन तीनों का अलग अलग मतलब क्या है। देखो तो ये हो गए 3 पार्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में बच्चों जो पहला है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना। फर्स्ट डिफेक्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो पहली कैटेगरी के डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। फिर पॉइंट डिफेक्ट्स में जो दूसरी कैटेगरी के डिफेक्ट्स होते हैं दे आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, है ना। जो दूसरी कैटेगरी है दे आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एक एक करके गंभीरता से बारी बारी से समझते हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो ये तो हो गया भाई पहला, ये है अपना दूसरा और ये है अपना तीसरा। अब हमें सबसे पहले समझना है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा 1-2 बेसिक बातें उनको भी जरा समझ लिया जाए। एक टर्म आता है कि क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री। तो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, और या फिर एक टर्म आता है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, इसका मतलब क्या है ना। तो देखो स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड 2 बातों को समझते हैं। तो पहले देखते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल या स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ सॉलिड, इसका मतलब क्या है। पहले देखा जाए स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल या सॉलिड। देखो बच्चों क्या होता है,
किसी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री का मतलब हुआ कि उसमें उस क्रिस्टल में जितने तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बच्चों, उनका रेशियो। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या हुआ? क्रिस्टल में मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो। सो दैट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल. So this is what? This is ratio of constituent particles in a crystal. तो एक तो ये बात हुई. स्टोइकियोमेट्री का मतलब पहले समझ में आना चाहिए, तब ना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझ आएगा. अच्छा ठीक है. अब इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो होता है कि एक टर्म आता है केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. तो बच्चों ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये बात हम लोग पहले से ही तब डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग 11th की शुरुआत में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो जब डाल्टन्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो सीखे थे कि डाल्टन ने बताया कि ये जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो एटम्स जो है सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं. लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी आ गए जिनमें एटम्स का रेशियो होल नंबर नहीं था. तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितनी हमारी जानकारी है उससे हमें यह समझना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब हुआ कि होल नंबर रेशियो रहे अगर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एटम्स का, देन वी कॉल देम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. और होल नंबर रेशियो ना रहे तो उन्हें हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. तो जो डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जो सबसे शुरुआती एटॉमिक स्ट्रक्चर था, तो उन्होंने बताया था, उनको ये पता नहीं था कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी हो सकते हैं. तो जब बाद में वो पाए गए तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन टू डिस्कार्ड डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. एनीवेज, सॉलिड स्टेट में स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? देखो यहां पर हम उसको इस तरह से समझते हैं बच्चों कि क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है, अगर उसके एटम्स या आयंस ठीक उसी रेशियो में रहें तब हम कहते हैं कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है ना. तो इस बात को लिखा जाए कि कैसे लिखवाएं इसको. ऐसे कर सकते हैं कि इन दीज कंपाउंड्स comma number of, या in these compounds comma constituent particles are present exactly in the ratio represented by their chemical formula. अब ये बात मन में आ रही होगी कि सर केमिकल फॉर्मूले में जो रेशियो रहता है वो तो रहता ही है, उसमें कौन सी नई बात है. नहीं बच्चों, क्या होगा, यही तो डिफेक्ट है. कई बार हमें जो केमिकल फॉर्मूला दिखता है, कई बार क्या होता है कि उसमें भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है. तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. उसी तब समझ में आएगा कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है. एनीवेज, अभी जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है उसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमें दिख रहा है केमिकल फॉर्मूला, उसका क्रिस्टल भी ठीक वैसा ही है.
उसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वही रेशियो है जैसा कि हमें केमिकल फॉर्मूले में दिखलाई पड़ रहा है। सो दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और ऊपर हो गया स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल और सॉलिड। बच्चों एक काम और कर सकते हैं, चूंकि ये 3 तरह के पॉइंट डिफेक्ट हैं, तो इनको थोड़ा सा इज्जत के साथ हमें क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर दे। डिफेक्ट था पॉइंट डिफेक्ट में, दैट वाज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट वाज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखो बच्चों, अभी हमने समझा कि स्टोइकियोमेट्री किसी भी सॉलिड की क्या होती है, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में बी एटम्स और आयन, जैसा सॉलिड है वैसा हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ऐसी गड़बड़ियां जिनके चलते स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ ना हो, यानी वो रेशियो प्रभावित ना हो, तो ऐसी गड़बड़ियों को नाम दिया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ऐसी इरेगुलरिटी, ऐसी डेविएशंस जिनसे उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो अनचेंज रह जाए, उसमें गड़बड़ी ना हो, बाकी जो होना होता रहे, तब हम ऐसे डिफेक्ट्स को नाम देते हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना। तो हमें क्या लिखनी चाहिए इसकी डेफिनेशन कि दीज आर द डिफेक्ट्स which do not disturb the stoichiometry of solids। ये वो डिफेक्ट्स हैं जो सॉलिड्स की स्टोइकियोमेट्री को एकदम इधर से उधर नहीं करते, तो उन्हें हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना। तो ये तो हो गई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की डेफिनीशन, ये तो हो गई इनकी डेफिनीशन। अच्छा, अब बच्चों ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इन्हें हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, है ना। तो इन्हीं डिफेक्ट में एक अगला पॉइंट है, वो क्या है कि These are the defects, या ऐसे लिख सकते हैं कि these defects are also known as अब 2 नाम है इनके। एक नाम हो जाता है बच्चों इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स, और दूसरा नाम हो जाता है इसका थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। ओके, तो इन डिफेक्ट्स को आप या तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं या फिर थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं। अब बच्चों ये जो थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कह लें या स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह लें या इंट्रिंसिक डिफेक्ट कह लें, ये हमें 2 तरह से पढ़ने रहते हैं। एक बार पढ़ेंगे हम इन्हें आयनिक सॉलिड में, और फिर एक बार पढ़ेंगे इन्हें हम नॉन आयनिक सॉलिड में। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ये हमें 2 तरह से पढ़ने हैं। एक बार इसको हम पढ़ेंगे नॉन आयनिक सॉलिड में, और एक बार पढ़ेंगे इसको हम आयनिक सॉलिड में। तो पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों नॉन आयनिक सॉलिड से, है ना। तो आपको क्या करना होगा, कॉपी में बीचों बीच में लिखना होगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो ये जो नॉन आयनिक सॉलिड के केस में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं बच्चों, ये फिर 2 तरह के होते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड के केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं ये फिर 2 तरह के होते हैं। तो देखो कौन कौन से 2 तरीके हैं। तो
फिर से हम इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। मेरा जो हेडिंग है थोड़ा सा एक साइड भाग गया है, बीच में रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एनीवेज आप लोग समझदार हैं, आपको बीच में ही लिखना है। ओके, सो दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स। और ये बच्चों दो तरह के हैं, ये फिर से दो तरह के हो जाते हैं। जो पहली कैटेगरी हमें पढ़ना है, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ, या इसको चलो ए नाम दे देते हैं, तो ए यानी फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट। देयर इज अ न्यू नेम कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, ये बात किस में हो रही है बच्चों? नॉन आयनिक सॉलिड में, इसमें आयंस, कैटाइंस, एनाइंस ना हो। अभी आयनिक सॉलिड में भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फिर जो दूसरी कैटेगरी है वैकेंसी डिफेक्ट के बाद, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले तो क्या हुआ बच्चों, सॉलिड के डिफेक्ट तो तीन तरह के, पॉइंट, लाइन, प्लेन। पॉइंट डिफेक्ट फिर वो तीन तरह के, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब हम पहला उसमें पॉइंट डिफेक्ट का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम किस में जा रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। तो नॉन आयनिक सॉलिड के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो भी दो तरह के, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अब वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को जरा समझिए। जरा देखो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, वैकेंसी डिफेक्ट के बगल में ना एक मैंने छोटा सा आपको पिक्चर पिक्चर आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा फोटो है। दिस फोटो इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। देखो, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि कुछ ऐसे लेटिस साइट्स होते हैं जो खाली रहते हैं, वैकेंट रहते हैं। कुछ में ये एक स्क्वायर बना हुआ है, दिस इज अ वैकेंट साइट। Similarly, this is also a vacant site. और ये जो आपको ग्रीन कलर के सर्कल दिख रहे हैं, these circles represent lattice points or you can say constituent particles. तो वैकेंसी डिफेक्ट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ लेटिस साइट्स कैसी होनी चाहिए, वैकेंट होनी चाहिए। अब कुछ वैकेंट, ये लेटिस साइट वैकेंट कैसे हो जाती हैं, क्या इसका रीजन रहता है, समझते हैं। पहले तो यही जान लें कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि some lattice sites are vacant। तो ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ना, वी लिख देता हूं, वी मतलब वैकेंट है ना, ये दो जगह खाली है। तो ऐसे कई सारे जगह खाली हो सकते हैं, तो एक तरह की ये गड़बड़ी है। तो हम आइडियल क्या मान के चलते हैं? हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई जो भी लेटिस पॉइंट है वहां पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, कई बार हो सकता है एक दो गायब हो गए। अच्छा, ये गायब क्यों होते हैं, क्या ऐसा होता है, क्यों गायब हो जाते हैं? इस तरह की जो डिफेक्ट्स हैं, इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, वो कैसे आ जाती हैं? देखो कैसे आती है। जैसे आपने किसी सॉलिड को गर्म करना स्टार्ट किया बच्चों, है ना, यू स्टार्ट हीटिंग अ सॉलिड। तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वाइब्रेशन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है कि कुछ एक दो इक्का दुक्का पार्टिकल क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा तेजी से नाचने लगेंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। और अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए तो उसी को बोल दिया गया वैकेंसी डिफेक्ट। अपनी जगह से क्या हुआ, गायब हो गए। अब मन में आएगा कि सर अपनी जगह से गायब हो गई, बात तो ठीक है, जाते कहाँ हैं? अपनी जगह से गायब हो गए तो फिर जाते कहाँ हैं? रहते तो सॉलिड में ही, तो कहाँ जाते हैं? या उस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए फिर कौन सी जगह खाली? आगे करेंगे बच्चों। पहले तो वैकेंसी डिफेक्ट का ये मतलब समझिए कि अपनी जगह छोड़ देते हैं।
तो चाहे तो ये रीजन भी लिखा जा सकता है कि भाई क्यों छोड़ देते हैं अपनी जगह। तो ऐसे कर सकते हैं कि दिस डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट है, ये जो गड़बड़ी है, दिस डिफेक्ट इज जनरली डेवलप्ड, इज जनरली, कुछ और भी कारण हो सकते हैं बच्चों, दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट दिस इज द वन ऑफ द वेरी मेन रीजन। दिस डिफेक्ट इज जनरली डेवलप्ड, when a solid is heated, when a solid is heated। अच्छा, गर्म किए, अच्छा गर्म करने से क्या होगा, क्यों निकल जाते हैं, तो एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं भाई, थर्मल वाइब्रेशंस, थर्मल वाइब्रेशंस of constituent particles, of constituent particles, of constituent particles becomes, या become of some constituent particle, चलो लिखते हैं, some constituent particles become large enough that they jump out of their lattice sites, they jump out of their lattice sites। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब जरा एक बात और बताइए, जैसे क्या हुआ कि हम तो मान के चल रहे थे कि भाई जैसे इसी, अगर इस 2D ज्योमेट्री, इस 2D फिगर की बात करें, तो अगर एक आइडियल बिहेवियर देखें तो हम कहेंगे भाई 3 3 3, यानी टोटल 12 आर द लेटेस्ट साइड्स। तो हम तो अगर आइडियली मान के चलें तो हमें तो ये मानना चाहिए कि 12 जगह हैं, तो हर जगह पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है आइडियली, लेकिन ऐसा एक्चुअल है नहीं, 2 पार्टिकल गायब हैं। तो अगर हम इतने ही ज्योमेट्री को देखें, इन 12 लेटेस्ट साइड्स को ही देखें, तो हमारे अकॉर्डिंगली जो आइडियल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होने चाहिए थे इतने स्पेस में, उसमें से 2 कम हो गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पैकिंग है वो थोड़ी कमजोर हो गई? पैकिंग निश्चित तौर पर कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि वॉइड बढ़ गया। यहां जहां हम मान के चलते हैं कि यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वहां तो खाली मैदान हो गया, वॉइड हो गया, वैकेंट साइट हो गई। तो बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट के आने से पैकिंग कमजोर हो जाती है। अच्छा, एक और बात, ऐसे भी कह सकते हैं कि सर डेंसिटी भी कमजोर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही हट गया तो नेचुरली डेंसिटी भी डाउन हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हमें यह बात ध्यान रखनी रहती है कि वैकेंसी डिफेक्ट के चलते क्या क्या हो जाता है। एक तो बच्चों, अपनी जो पैकिंग है वो पैकिंग क्या हो जाती, कमजोर हो जाती है, इट वीकन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो डेंसिटी है ऑफ सॉलिड वो भी बच्चों गिर जाती है। डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डेंसिटी भी गिर जाती है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि यहां पर कोई पार्टिकल रखा होगा, पार्टिकल रहता नहीं है। अच्छा, अब ये वैकेंसी डिफेक्ट का अगर एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल लिखा जाता है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट कई जगह पाया जा सकता है, बट हमारी बुक में बच्चों जो एग्जाम्पल दिया है वो हम भी याद रख लेते हैं। सो दैट इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। कई बार बच्चों, चूंकि ये जो भी लेक्चर्स हैं दीज आर रेलेवेंट फॉर योर जेई और नीट
एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ना रहता है। तो अब जैसे दीज आर द एग्जाम्स विच आर जनरली बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी बुक, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों 4 कंपाउंड दे दिए जाएं, उसमें से एक मॉलिब्डेनम और डाइसल्फाइड हो, और आपसे पूछा जाए इन चारों में बताइए कि वैकेंसी डिफेक्ट किस में है, तो आप टिक करेंगे मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। अब मन में आएगा कि सर ये जरूरी थोड़ी है, ऐसा तो कई जगह हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, वैकेंसी डिफेक्ट इसके अलावा भी कई जगह होता ही है, तो हम इसी को क्यों याद रखें। अब इसको इसलिए याद रखो क्योंकि अपनी एनसीईआरटी की बुक में, बस इतनी सी बात। चलो, अब अपना ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो दूसरा मेंबर है उस परिवार का, वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जरा समझिए क्या होता है। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जरा गौर से देखें, इस फिगर को सामने देखें। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक बच्चों। योर बुक, आपकी जो किताब है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी है, देखें उसमें सब दिया हुआ है, स्पेशली जो थ्योरेटिकल पार्ट है। इस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को जरा समझिए। तो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि भाई किसी सॉलिड में क्या होता है, मेनली 2 तरह के साइट्स होते हैं, एक होते हैं लैटिस पॉइंट्स और एक होते हैं वॉइड्स। वॉइड्स को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिसेस, है ना। ये जो इंटरस्टिशियल शब्द है इसका मतलब क्या है, इंटर स्टिसेस, ये दरअसल वॉइड्स हैं या वैकेंट स्पेस, उन्हें हम इंटरस्टिसेस बोलते हैं, वैकेंट साइट्स। तो किसी भी सॉलिड्स में क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स भी होते हैं, वैकेंट साइट्स, वॉइड्स, इंटरस्टिसेस, जो बोलना चाहो वैसे आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो जैसे एक ये जरा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखें, तो इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं कि वॉइड्स को क्या करते हैं कि हल्के हल्के इस तरह से डॉटेड शेप से दिखाते हैं, है ना। सो दीज आर द वॉइड्स विच आई एम ड्राइंग विद द डॉटेड सर्कल्स, है ना। सो दीज आर द वॉइड्स, दीज आर द इंटरस्टिसेस। ओके, सो दीज 4, और यू कैन से दिस इज द वॉइड, दिस इज द वॉइड। ये बच्चों खाली स्थान है, वैकेंट साइट्स है, इन्हीं को आप वॉइड्स भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, और ये जो आपके सर्कल्स बने हुए हैं, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये सर्कल दरअसल क्या है, ये सर्कल दरअसल क्या है, दीज आर द लैटिस पॉइंट्स। तो हर लैटिस पॉइंट पर एक सर्कल या एक स्फीयर बना हुआ है, चूंकि हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री देख रहे हैं, सो इट्स लुकिंग लाइक अ सर्कल। तो ये जो मैं आपको ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, सो दीज ग्रीन ड्राइंग्स आर योर लैटिस पॉइंट्स, और यू कैन से लैटिस साइड्स, जो भी आप कहना चाहें। तो किसी भी सॉलिड में या किसी भी क्रिस्टल में 2 तरह के साइड्स होते हैं बच्चों। एक तो इंटरस्टिसेस हो गए, और दूसरे क्या हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं लैटिस पॉइंट्स। सेकेंड इज लैटिस पॉइंट्स, या इन्हें आप लोग लैटिस साइड्स कहते हैं, इन्हें हम लोग लैटिस साइड्स कहते हैं। तो ये किसी भी सॉलिड में 2 तरह के लोकेशंस होती हैं। अच्छा, अब ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो क्या है, वो ये है कि ये जो लैटिस साइट्स, तो चलो ठीक है, यहां पर तो रहना ही चाहिए, यहां पर तो रहना ही चाहिए एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हर लैटिस साइट पे। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, ये जो वॉइड्स होते हैं ना, इन वॉइड्स में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाते हैं। तो जरा देखो, यहां पर किसी वॉइड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है, देखो दिख रहा है, एक देखो यहां पर आ गया। थोड़ा दूसरे कलर से बनाते हैं, थोड़ा अप्रोप्रिएट रहेगा। एक जैसे यहां पर आ गया, फिर एक देखो ये आ गया। तो यहां होना चाहिए था खाली मैदान, वैकेंट साइट होनी चाहिए थी, और उसको फिल कर दिया एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने। तो मतलब क्या हुआ, इंटरस्टिसेस जो थे या जो वॉइड्स थे, कुछ जैसे यहां पर 2 नजर आ रहे हैं,
तो 2 वॉइड्स जो है भर दिए गए। तो हम तो क्या मान के चले आइडियली, हम तो आइडियली ये मान के चल रहे कि यहाँ पर जो लेटेस्ट साइड्स है, लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, देयर आर ओनली 12, 4 in the first row, 4 in the second row and 4 in the third row. And rest these 6 spaces are completely vacant ideally. But actual क्या हो रहा है कि इन जो 6 वैकेंट स्पेस है उसमें से 2 पहले से भरे हुए हैं। तो इसे बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल शब्द जो है वो वॉइड के लिए यूज होता है, वैकेंट साइट्स के लिए यूज होता है। अब जरा सोचिए, इसको भी लिख लेंगे, जरा सोचिए कि हम जो सोच रहे थे उससे ज्यादा ही पार्टिकल आ गए इसमें। तो जैसे वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि हम जो सोचते हैं उससे कम पार्टिकल रहते हैं, एक आध गायब रहता है, और यहां पर जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा पार्टिकल आ गए। तो यहां हमारी सोच के मुताबिक जो पैकिंग है उससे भी तगड़ी पैकिंग है, उससे भी मजबूत क्रिस्टल है। या यूं कहें कि हम जो सोच रहे हैं कि हमारी जितनी डेंसिटी है हमारी सोच के मुताबिक, या जो आइडियली जो डेंसिटी आनी चाहिए, जब एक्चुअल डेंसिटी आप मेजर करेंगे तो इट वुड बी मच हायर। व्हाई? देयर आर सम एडिशनल पार्टिकल्स इन द वॉइड्स ऑल्सो। तो ये हो गया आपका, यहां पर डेंसिटी भी बढ़ जाती है और जो पैकिंग है वो मजबूत हो जाती है। और वैकेंसी में क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट में पैकिंग भी कमजोर हो जाती है और डेंसिटी भी घट जाती है। ये बेसिक फर्क है ना। तो चलो अब लिखने का काम कर लिया जाए। देखो मैंने सॉर्टेड लिख दिया है सॉलिड की जगह, तो प्लीज इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। एनीवेज, इसको क्या हम लोग थोड़ा समझा, ये जो साइड्स हैं ये बच्चों वॉइड्स हैं, और ये जो हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट किए हैं ये दरअसल आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, और एक और कैटेगरी है, वो कैटेगरी ये वाली है। तो ये क्या है, ये है आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द वॉइड्स। तो ये भी क्या है बच्चों, दीज आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन वॉइड्स। वॉइड्स में भी ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब जरा इसको थोड़ा वर्ड्स में लिखने से ठीक रहेगा। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या हो रहा है कि some of the voids are occupied, some of the voids are occupied by constituent particles। बस इतनी सी बात है, by constituent particles। तो यहां पर और ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि क्या, कि यहां पर भाई पैकिंग जो है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तो पैकिंग strengthens, this is the first thing। सेकेंड थिंग, अगर डेंसिटी की बात करी जाए तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए प्यारे बच्चों, कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बढ़ जाती है ना। डेंसिटी भी क्या होती है, डेंसिटी इनहेंस हो जाती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के चलते। तो बच्चों ये बात समझ लिए, ध्यान रहे कि ये जो भी बात वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की हो रही है वो बात किस में हो रही है, वो बात हो रही है नॉन आयनिक सॉलिड्स में। अच्छा, मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर ये सब नॉन आयनिक सॉलिड ही क्यों कह रहे हैं आप, आयनिक सॉलिड में भी तो ऐसा हो ही सकता है। तो आयनिक सॉलिड में क्या सर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं होते हैं क्या नॉन आयनिक सॉलिड होना ही जरूरी है? हाँ बच्चों, जरूरी है। आयनिक सॉलिड में ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको समझाता हूं। आयनिक सॉलिड में इसलिए नहीं हो सकता है
जैसे आयनिक सॉलिड में जनरली ऐसा होता है कि ये जो लैटिस साइड्स होती हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय द एनाइंस, मींस जो बड़े आयंस होते हैं, और जो वैकेंट साइड्स होती हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय द कैटाइंस। एनीवेज, अब हम मान के चलें कि भाई हम ये मान के चलना है आइडियली कि हमारे पास ये 12 ही साइड्स हैं और इन 12 साइड्स पर 12 जो है लैटिस पॉइंट्स मौजूद हैं। मींस हमारे क्रिस्टल में मान के चलते हैं, अच्छा चलिए 12 लैटिस साइड्स ही हैं। तो अगर एक आयनिक सॉलिड है बच्चों, जैसे NaCl की बात करें, तो हमने आइडियली जो अरेंजमेंट मान के चला, उस अरेंजमेंट में निश्चित तौर पर ऐसा होता होगा कि कुछ कैटाइंस होते होंगे, कुछ एनाइंस होते हैं, ताकि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहे। तो हमने ऐसा मान के चला। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भाई हमने मान के चला कि यहाँ 12 जो लैटिस साइड्स हैं उसमें 6 अपने कैटाइन है, 6 एनाइन। जनरली ऐसा होता है कि वॉइड्स जो है फिल होते हैं कैटाइन से और लैटिस साइड्स फिल होती है एनाइन से, लेकिन हम चलो वो भी नहीं मान रहे। हम यही मान के चल रहे हैं कि ये वाइड का चक्कर छोड़ते हैं। हमने आइडियली एज्यूम किया कि वी हैव ओनली 12 लैटिस साइड्स और इन 12 लैटिस साइड्स में हमें कैटाइन एनाइन अरेंज करने। तो ये बात पक्की है कि 6 अपने कैटाइंस रहे होंगे, 6 एनाइंस रहे होंगे। तो NaCl क्या हो गया? तो NaCl बन के तैयार हो गया, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। अब बीच में 2 जगह मान लीजिए 2 Na+ आ गया, तो गड़बड़ी नहीं हो जाएगी? या 2 Cl- आ गए तो भी गड़बड़ी हो जाएगी? हाँ, ऐसा अगर हो कि एक Na+ आ जाए बच्चों और एक Cl- आ जाए तो बच जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी। लेकिन अगर 2 सेम पोलैरिटी के एडिशनल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएं, जैसा कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में होता है, या वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि सेम पोलैरिटी के 2 या 3 गायब हो जाएं, तब तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो आयनिक सॉलिड में भी इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, जैसा वैकेंसी डिफेक्ट है उस तरह की वैकेंसी भी बनती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी जैसे डिफेक्ट भी बनते हैं, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग होता है। तो क्या होता है? तो आयनिक सॉलिड की एक मजबूरी है बच्चों। क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि भाई उसमें कैटाइंस और एनाइंस 2 तरह के एलिमेंट होते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा आए तो इस तरह से आए कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, और जाएं तो भी इस तरह से जाएं कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम लोग आयनिक सॉलिड की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस झंझट ही नहीं है। अभी आयन का चक्कर ही नहीं है, चार्ज का झंझट ही नहीं है। केवल और केवल बात किसकी चल रही थी? नॉन आयनिक सॉलिड की बात किसकी चल रही थी? नॉन आयनिक सॉलिड्स की। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कैसे होते हैं ना। अभी तक तो नॉन आयनिक सॉलिड की बात कर रहे थे। सो लेट्स डू स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसमें? अब बात करेंगे हम लोग बच्चों आयनिक सॉलिड्स में। तो आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट बनते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात आयनिक सॉलिड नहीं भूलते हैं। क्या नहीं भूलते हैं? वो ये नहीं भूलते हैं कि हमारे अंदर चाहे जैसी गड़बड़ी आ जाए, कुछ लोग चले जाएं या कुछ नए लोग आ जाएं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारा भाई चार्ज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, so they have to maintain electrical neutrality. This is the main thing. Maintain electrical neutrality. पहली बात। अच्छा, अब उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वो ले लें या दे दें, है ना। तो इस बात को भी लिखना चाहिए। आयनिक सॉलिड्स कैन नॉट transact
आयंस मतलब प्लस कैटाइंस भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं. सो आयनिक सॉलिड्स कैन नॉट ट्रांजैक्ट आयंस. ट्रांजैक्ट होगा बच्चों, ट्रांजैक्ट आयंस such that their electrical neutrality is disturbed. Their electrical neutrality is disturbed. ये ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे कि इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो, चौपट हो. ऐसा कोई काम नहीं कर सकते. अच्छा, तो आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें हम वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ना बोल के कुछ और नाम देते हैं. तो देखें क्या होते हैं. तो यहां जो डिफेक्ट्स होंगे, यहां के जो डिफेक्ट्स होंगे बच्चों, उन्हें हम नाम देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट, है ना. आयनिक सॉलिड में भी इसी से मिलते जुलते, जैसे आपने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा, तो उससे मिलते जुलते डिफेक्ट्स होते हैं, बट वो इस तरह से डिफेक्ट्स बनते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बच्चों उनकी मेंटेन रहे. तो यहां जो डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं, दीज आर फ्रैंकल डिफेक्ट, और जो दूसरा है दैट इज शॉटकी डिफेक्ट्स. दैट इज शॉटकी डिफेक्ट्स. ठीक, तो चलो जरा फ्रैंकल और शॉटकी को समझें क्या है. देखो भाई, फ्रैंकल डिफेक्ट समझते हैं. फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है. ये दरअसल एक आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है बच्चों, है ना. ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्या है, ये जो सामने दिख रहा है ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. क्रिस्टल ऑफ ए आयनिक सॉलिड, क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक सॉलिड. बहुत गंभीरता से देखें, इसको ही थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट क्लियर हो जाएगा. देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, समझिए भाई. आयनिक सॉलिड में क्या होगा कि कैटाइंस भी होंगे, एनाइंस भी होंगे. तो देखो प्लस माइनस चल रहा है. अच्छा, ये भी जरूरी नहीं होता है कि बच्चों जितने कैटाइन उतने ही एनाइन हो. जैसे मान लीजिए अगर कैटाइन में 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एनाइन हो जिसमें 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो. ऐसा भी हो सकता है कि 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कैटाइन में है तो 2 अलग अलग एनाइन हो और उनमें एक एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो. तो एनीवेज कुछ भी हो सकता है. यहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि जितने कैटाइंस हैं उतने एनाइंस हैं, मतलब दोनों एक जैसे हैं. अच्छा ठीक. अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जरा देखें कि क्या कोई खाली स्पेस है. अच्छा मिल गया, देखो ये मिल गया, ये एक वैकेंट स्पेस है. तो यहां से क्या गायब होगा, क्या गायब हो गया, यहां से कैटाइन उड़ गया. यहां शेड्यूल्ड था कि कैटाइन को बैठना चाहिए, माइनस के बाद प्लस फिर माइनस ऐसे आना चाहिए. अच्छा ये कहां उड़ के चला गया, कहां गया, देखो ये आ गया, ये आ गया. यहां से कूद के यहां आके बैठ गया, ऊपर से कूदा यहां बैठा. अच्छा, अब ये जो आप प्लस माइनस ये जो कैटाइंस एनाइंस देख रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, ये तो दिख ही रहा है. अच्छा ये प्लस बैठा कहां, ये जो प्लस बैठा है जरा गौर से देखो इस प्लेस को. यहां पहले कुछ नहीं था, खाली था, वैकेंट था, यानी कि इंटरस्टिशियस था, वॉइड था, वैकेंट स्पेस था. अब उस वैकेंट स्पेस पर जाके ये कूद के बैठ गया. उस वैकेंट स्पेस पे क्या किया, ये जो कैटाइन था ये कूद के बैठ गया. तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, अगर इस स्पेस के रिस्पेक्ट में देखें तो ऐसा लगेगा कि वैकेंसी डिफेक्ट है. क्यों, क्योंकि यहां जिसे होना चाहिए वो यहां है नहीं, मैदान छोड़ के भाग गया, खाली स्थान हो गया. तो इस वैकेंट स्पेस के रिस्पेक्ट में लगेगा कि वैकेंसी डिफेक्ट है. अच्छा मतलब इस लेटिस साइड के रिस्पेक्ट में देखने से लगेगा कि वैकेंसी डिफेक्ट है क्योंकि लेटिस साइड वैकेंट हो गई. अच्छी तरह गौर से देखो,
यहां तो बच्चों आइडियली तो एक वॉइड होना चाहिए था, अब दैट वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस कैटाइन। तो हम जो आइडियल अगर क्रिस्टल की बात करें तो यहां पर एक वॉइड शेड्यूल्ड था, उसकी जगह तो कैटाइन ले ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस कैटाइन के रिस्पेक्ट में ये जो वॉइड होना चाहिए था, चूंकि दिस वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय अ लैटिस पॉइंट, तो अब इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं, अच्छा ये तो यार इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा लग रहा है। तो इस साइड के रिस्पेक्ट में ये डिफेक्ट हो गया कैसा, वैकेंसी डिफेक्ट, और इस साइड के रिस्पेक्ट में ये डिफेक्ट कैसा हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यही बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई लैटिस साइड से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कूद के किसी वैकेंट स्पेस पर जाके बैठ जाता है, तो ओवरऑल जो डेंसिटी रही उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां से हटा यहां जाके बैठ गया, तो ओवरऑल क्रिस्टल में जितना भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था अभी भी उतना ही, जगह ही तो बदली, तो ओवरऑल डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन ही रह गई। क्यों, न तो कोई बाहर गया न कोई बाहर से आया, बस अंदर ही क्या हुआ, कुछ लोगों ने यहां तो एक ने अपनी जगह बदल ली, एक आध और भी बदल सकते थे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डेंसिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अच्छा, दूसरी बात, ये फ्रैंकल डिफेक्ट कितने तरह के डिफेक्ट का काम कर रहा है, दो तरह के। वैकेंसी डिफेक्ट भी है ये, यहां से देखा जाए, और यहां से देखा जाए तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है, यही फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब जब हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो डिफेक्ट पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूरी है बच्चों कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो इन सब बातों को, जो बातें अभी समझी, इनको थोड़ा लिखने का भी समय है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में, अच्छा एक बात और समझिए, अब जैसे जनरली तो ऐसा ही होता है कि जो कैटाइंस होते हैं वो छोटे होते हैं, एनाइंस बड़े होते हैं। अब जरा सोचिए, एनाइंस क्या यहां से रिप्लेस होके किसी वैकेंट साइट पे जाके बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा बच्चों, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि एनाइन बड़े साइज का होता है बच्चों, उसको प्रॉपर एक जगह चाहिए, और कैटाइन छोटे साइज का होता है, तो ये जाके जरूर वॉइड को कवर कर सकता है, एनाइन जनरली नहीं करते। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा हमें। तो देखिए, सबसे पहले तो यही कैटाइन एनाइन वाली बात लिख लेते हैं कि जनरली क्या होता है, होता ये है कि जो एनाइंस होते हैं, ये जो एनाइंस होते हैं, या साइज की बात कर लेते हैं, एनाइन की साइज जो है कैटाइन से ज्यादा होती है। साइज ऑफ एनाइंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैटाइंस। ठीक, तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो छोटे आयंस होते हैं, स्मॉलर आयंस मतलब कैटाइंस, स्मॉलर आयंस मतलब बच्चों कैटाइंस, स्मॉलर आयंस आर, या सारे स्मॉलर आयंस लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ स्मॉलर आयंस मतलब कैटाइंस आर डिसलॉज्ड या डिसलोकेटेड
from their lattice site to interstitial sites. बच्चों ध्यान रखो, ये इंटरस्टिशियल साइट्स कुछ एक्स्ट्रा या नई चीज नहीं है, बस ये वॉइड्स को ही एक नाम दिया जाता है। तो क्या होता है कि दे आर डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइट्स टू इंटरस्टिशियल साइट्स। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन। कोई कहे कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, तो आप कहेंगे ये है सर फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, तो इसके होने से क्या होता है? इसके होने से एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। अच्छा, एक बात और हो गई, स्टोइक्योमेट्री भी तो मेंटेन रही। जब कोई ना बाहर गया ना अंदर आया, तो जो रेशियो था वो रेशियो प्रेजेंट है, तो स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इस फ्रैंकल डिफेक्ट में याद रखने हो क्या क्या बातें, देखो क्या क्या बातें। पहली बात, स्टोइक्योमेट्री इज मेंटेन, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन सा डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं स्टोइक्योमेट्रिक इज डिफेक्ट। सो स्टोइक्योमेट्रिक इज मेंटेन्ड, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, और क्या हुआ भाई? क्या हुआ कि कोई बाहर नहीं गया ना कोई अंदर आया, तो डेंसिटी भी इसकी चेंज नहीं हो रही है, तो नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो, क्योंकि सब बातें हो ही रही हैं तो उसको भी अलग से दिखाई देते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड है भाई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है ना, उस पर भी कोई आंच नहीं आई, कोई ना बाहर गया ना कोई अंदर आया, कोई ना बाहर गया ना कोई अंदर आया। अच्छा, एक बात और बताओ, ऐसे भी कह सकते हैं, इसको दो अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। कैसे? अगर लैटिस साइट के हिसाब से देखें, तो ये क्या है? ये है वैकेंसी डिफेक्ट। ये बच्चों होगा वैकेंसी डिफेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? ये वैकेंसी डिफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू लैटिस साइट, विद रिस्पेक्ट टू लैटिस साइट। अच्छा, फिर इसी को आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कह सकते हैं कि नहीं? तो ये है अपना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? अब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू जो नया लोकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन मतलब जहां पे वो अपनी जगह से कूद के दूसरी जगह बैठा, जो नया लोकेशन था, जो कि वॉइड का लोकेशन था, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वी कैन कॉल इट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखें, आयनिक सॉलिड में ये बच्चों डिफेक्ट वैसे आयनिक सॉलिड में पाए जाने की संभावना ज्यादा है जिनके कैटाइंस और एनाइन की साइज में ठीक ठाक डिफरेंस रहे। क्योंकि कैटाइंस छोटा होगा एनाइन से, ठीक ठाक छोटा हो, कंसिडरेबली स्मॉलर हो, तभी ना वो जाके छोटी साइट को कवर करेगा। तो इस बात को भी चलो ऐड कर ही लेते हैं कि दिस इफेक्ट is evident या visible where cation is considerably smaller
considerably smaller than anion, है ना बच्चों। ये दोनों के साइज में ठीक ठाक डिफरेंस रहे तब ये इफेक्ट जो है होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, एग्जाम्पल जरा देखें इसके क्या क्या हो सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के। तो सबसे पहली बात, एग्जाम्पल होंगे जो आयनिक सॉलिड हैं। तो जैसे आयनिक सॉलिड में क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, जिंक सल्फाइड, फिर सिल्वर क्लोराइड AgCl, फिर AgBr, फिर AgI, है ना। तो ये जितने भी देख रहे हो ये सब के सब आयनिक सॉलिड, सब के सब क्या हैं बच्चों, ऑल आर द आयनिक सॉलिड्स। और इन आयनिक सॉलिड्स में क्या है, जैसे यहां पर जो आयन है कैटायन, वो क्या है, दैट कैटायन इज Zn2+, है ना, दैट कैटायन इज Zn2+। अच्छा, इन तीनों में कैटायन क्या है, इन तीनों में कैटायन है Ag+। तो ये दोनों ही बच्चों स्मॉलर हैं इन कंपैरिजन टू पार्टनर एनायंस। ठीक, वैसे तो जब भी बच्चों एक आयनिक सॉलिड बनता है तो जनरली ऐसा होता ही है कि कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, क्योंकि एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो जाता है। लेकिन उसमें भी ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसके लिए जरूरी है कि कैटायन का साइज एनायन से छोटा होना ही चाहिए, अच्छा खासा छोटा होना चाहिए, तभी तो वो जाके वैकेंट साइट पे बैठेगा। अब दोनों बराबर हो गए तो वैकेंट साइट पे कोई नहीं जाने को तैयार, कहेगा हम भी तुम्हारे जितने बड़े बराबर हैं, हम क्यों जाएं। इसमें तो ये एनायन बोलेगा अच्छा कैटायन तुम छोटे हो, जाओ जाके बैठ जाओ वहां, तुम्हारे लिए जगह पर्याप्त है, उतने में तुम आ जाओगे। अब कैटायंस भी उतना ही बड़ा हो जाए एनायन जितना, तो फिर कैसे होगा भाई, तो फिर फैसला नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, कैटायन को कंसिडरेबली छोटा होना चाहिए। सो दिस वाज द फ्रैंकल डिफेक्ट। डन। अब चलो देखते हैं ये जो दूसरे नंबर का आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट होता है, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्या है, शॉटकी डिफेक्ट क्या है, देखो। तो आयनिक सॉलिड में कैसा भी डिफेक्ट हो, एक बात तो तय है, क्या फिक्स होती है, एक बात ये फिक्स होती है कि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे आंच ना आए। तो ये भी क्या है, ये एक आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ क्रिस्टल ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। गौर से देखें जरा इसको भी एक बार थोड़ा सा एनालाइज करने से ही समझ आ जाएगा कि शॉटकी डिफेक्ट क्या है। फ्रैंकल से ज्यादा आसान है। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां भी क्या है कि साइज तो खैर यहां भी बड़ा छोटा नजर आ ही रहा है। यहां देखो कुछ कुछ गायब हुआ। क्या गायब हुआ भाई, एक तो ये प्लस गायब हो गया है ना। तो जो प्लस गायब हो रहे हैं, तो प्लस गायब होने वाली जगह को हम क्या करते हैं कि रेड से दिखा देते हैं। यह पूरा तो रेड ही है, किसी और रंग से दिखाते हैं, चलो येलो से दिखाते हैं, दिख ही नहीं रहा है, चलो रेड से ही करते हैं। तो ये भैया हमारा क्या हुआ, एक यहां से प्लस निकल लिया और एक तो प्लस ये गायब हुआ रेड से, यहां तो माइनस होना चाहिए था तो माइनस गायब हुआ, यहां भी एक माइनस गायब हुआ, ये प्लस एक और गायब हो गया। तो रेड वाले जो दो हाईलाइटेड लेटेस्ट साइड्स हैं वहां से क्या हुआ कि एक एक प्लस गायब हो गया। अच्छा, और ये जो ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एक एक माइनस गायब हो रहा है, यहां से भी गायब हो गया। तो देखिए इस क्रिस्टल लैटिस में ओवरऑल 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो गायब हो गए। लेकिन 4 कैसे गायब हुए, 4 ऐसे गायब हुए कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ और 2 यूनिट ही नेगेटिव चार्ज गायब हुआ। ये जो साइड्स मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट की हैं वो दरअसल एनाइन के लिए हैं
और जो साइड्स हम लोग बच्चों पिंक से हाईलाइट कर रहे हैं वो दरअसल कैटाइंस के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 तो ये उड़ गए, 2 ये गायब हो गए और 2 ही ये गायब हो गए। तो 2 यूनिट प्लस का निकला, 2 यूनिट माइनस का निकला, हिसाब किताब बराबर, न्यूट्रलिटी मेंटेन। यही है शॉर्टकी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट ही तो है, कोई नई बात थोड़ी है। वैकेंसी डिफेक्ट ही तो है शॉर्टकी। बस हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बराबर बराबर चार्ज निकल रहा है। अच्छा, एक बात और, क्या लगता है शॉर्टकी डिफेक्ट जब होता होगा तो ये जो कैटाइंस और एनाइंस के साइज में कंसिडरेबल डिफरेंस होता होगा कि नहीं होता होगा? नहीं होता होगा बच्चों। अगर डिफरेंस होता तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, हिलाए डुलाए गर्म किए तो कहीं इधर से निकल के नीचे जाके शिफ्ट हो जाता। अब ये प्लस उतना छोटा नहीं है माइनस की तुलना में, ये प्लस उतना छोटा नहीं है कि किसी वॉइड पे जाके बैठ जाए। तब फिर क्या होगा? तब फिर बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। तो सबसे पहले तो शॉर्टकी डिफेक्ट में हमें ये समझना होगा कि ये कुछ ना होके ये बस एक वैकेंसी डिफेक्ट है। सो इट इज जस्ट अ वैकेंसी डिफेक्ट, पहली बात। अच्छा, लेकिन इसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट एक जनरल टर्म है जहां इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्या निकला नहीं निकला, बस निकलना चाहिए। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में यह फिक्स है कि कैटाइंस और एनाइन का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर निकलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, ऐसे कह सकते हैं, इन आयनिक सॉलिड्स। अच्छा, बढ़िया बात हो गई। फिर अब ये ऐसे आयनिक सॉलिड में रहता है बच्चों जहां पर कैटाइंस और एनाइंस की साइज में बहुत ज्यादा फर्क ना हो। तो क्या लिखना चाहिए हमें कि इट इज प्रेजेंट in ionic solids where कैसे लिखवाएं? where difference in size of cations oblique anions are not very high। ठीक, आर नॉट वेरी हाई। मतलब पहली बात तो हो गई कि यह सिंपल एक वैकेंसी डिफेक्ट है। दूसरी बात क्या हुई? ये ऐसे आयनिक सॉलिड में मिलेगा आपको शॉर्टकी जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, अच्छा, अब एक बात और भी ध्यान रखनी है, क्या कि जो मिसिंग आपका नेगेटिव चार्ज है वो मिसिंग पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो जो मिसिंग नेगेटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू मिसिंग पॉजिटिव चार्ज। यह तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यही ना हो तो सारा खेल ही खराब हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ही ना रह पाए। तो मिसिंग नेगेटिव चार्ज और मिसिंग पॉजिटिव चार्ज तो होना ही चाहिए बराबर। इसके होने के चलते ही तो क्या होता है, इसके होने के चलते ही तो बच्चों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आती है। तो ऐसा होने के चलते क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जा रही है। अच्छा, और एक बात, अब ये भी बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ लोग गायब भी हो जा रहे हैं।
ऐसा तो है नहीं कि जगह बदल रहे हैं। कुछ लोग पूरा पूरा जो है साथ ही छोड़ दे रहे हैं क्रिस्टल का, तो नेचुरली क्या होगा कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। फ्रैंकल के चलते डेंसिटी कम नहीं होती है, शॉटकी में जरूर डेंसिटी घट जाती। तो अगली बात क्या ध्यान में रखनी है भाई, डेंसिटी जो है वो कम हो जा रही है। ठीक, ओके। पैकिंग कमजोर हो जा रही है ना, पैकिंग भी क्या हो जा रही है, वीक हो जा रही है, क्योंकि कुछ मेंबर्स ही निकल जा रहे हैं। तो जो पैकिंग है इट वीकेंस, शॉटकी में पैकिंग कमजोर हो जा रही है। अच्छा, अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल ऐसे आते हैं बच्चों जिनके कैटायन और एनायन में साइज में डिफरेंस तो हो लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया। अच्छा, AgBr को थोड़ा आप याद रखिएगा। AgBr इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि AgBr बच्चों फ्रैंकल इफेक्ट भी देता है और शॉटकी भी देता है, दोनों देता है। तो इसलिए AgBr को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्यों देना है ध्यान, क्योंकि ये फ्रैंकल भी देता है और ये शॉटकी भी देता है। एनीवेज, तो ये तो बात हुई शॉटकी की। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने पढ़ा, देखिए शुरुआत एक बार फिर से थोड़ा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर लेते हैं, या शुरुआत से एक बार मैं आपको पूरा भी ये, चूंकि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ओवर। अब इसके बाद हमें करना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना। तो हम कहां से चले थे, लिखना नहीं है बच्चों क्योंकि हम सब लिख चुके हैं। हम लोग चले थे पॉइंट से, है ना, पॉइंट डिफेक्ट से स्टार्ट किए। तो पॉइंट डिफेक्ट में कितने पढ़े, लिखना बिल्कुल नहीं है, वी हैव डन दिस। तो पॉइंट डिफेक्ट में एक आया स्टोइकियोमेट्री, एक आया नॉन स्टोइकियोमेट्री, एक आया इम्प्योरिटी। अच्छा, फिर स्टोइकियोमेट्री में क्या आया, तो दो बातें हुई कि चलो भाई एक बार करो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए और एक बार करिए आयनिक सॉलिड के लिए। अच्छा, तो नॉन आयनिक सॉलिड में क्या हुआ, तो एक हुआ भाई वैकेंसी और एक हुआ इंटरस्टिशियल। वैकेंसी में क्या होता है, कुछ लोग जगह ही छोड़ देते हैं, पैकिंग कमजोर हो जाती है, डेंसिटी कमजोर हो जाती है। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड इसका एक एग्जाम्पल है। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, तो इंटरस्टिशियल में क्या हुआ, होता यह है कि जो बीच के वॉइड्स होते हैं वहां पर कुछ लेटिस पॉइंट्स आ जाते हैं, वहां कुछ क्या होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, पैकिंग मजबूत हो जाती है। यहां पर इस बात की कोई चिंता ही नहीं करनी है कि कैटाइंस हैं कि एनाइंस हैं, कौन छोड़ रहा है कौन बैठ रहा है, क्योंकि नॉन आयनिक सॉलिड की बात हो रही है। फिर आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इसी तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, बट उनको ध्यान रखना रहता है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो आयनिक सॉलिड में दो तरह के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पड़े, कौन कौन से, एक पढ़ा हम लोगों ने फ्रैंकल और एक पढ़ा शॉटकी। फ्रैंकल में क्या पढ़ा कि कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है, कैटायन काफी छोटा होता है, कूद के एक वॉइड पे पहुंच जाता है, डेंसिटी पे फर्क ही नहीं पड़ता, स्टोइकियोमेट्री पे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई अंदर बाहर होता ही नहीं है। शॉटकी में क्या पढ़े, शॉटकी में क्या पढ़े, लोग पूरा ही बाहर चले जाते हैं। तो जितना कैटायन, जितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी निकलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है और वीकेंड क्या हो जाता है, पैकिंग कमजोर हो जानी है। क्यों कमजोर हो जानी है, क्योंकि कुछ लोग बाहर ही चले जाते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे सारे लोग बैठे अपनी अपनी जगह पे, चार गायब हो गए, पैकिंग कमजोर हो गई, डेंसिटी घट गई। तो ये हो गया शॉटकी में, ये हो गया फ्रैंकल में।
चाहे वैकेंसी डिफेक्ट हो, चाहे इंटरस्टिशियल हो, चाहे फ्रैंकल हो और चाहे शॉटकी हो, स्टोइक्योमेट्री पे फर्क नहीं पड़ता है। वैकेंसी डिफेक्ट में भी इस तरह से लोग निकलते हैं कि रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेंटेन रहे। इंटरस्टिशियल में तो दिक्कत ही नहीं है, वहां भी इस तरह से लोग आते हैं कि रेशियो मेंटेन रहे, और फ्रैंकल में तो कोई अंदर बाहर होता ही नहीं है, और यहां भी इस तरह से जाते हैं कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, रेशियो मेंटेन रहे। तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट हैं कि रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेंटेन रहना ही रहना है, तभी स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा। स्टोइक्योमेट्री गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सॉलिड की। अब बात करते हैं इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स।